नाज़रीन, मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन गुज़िश्ता कुछ सालों से कर्नाटक में अपने वजूद को मजबूत करने के लिए कोशां है। इसी वजह से कर्नाटक के एक मकबूल लीडर को AIMIM ने ज़िम्मेदारी दी है, जिनका नाम है लतीफ़ पठान साहब, जो रियासती MIM के सदर हैं। इस वक्त वो शिमोगा के दौरे पर थे, तो इस वक्त हम उनसे आज खुसूसी बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि MIM क्या रियासत में मुतबादिल सियासी पार्टी का मुकाम हासिल कर सकती है। इसके अलावा हम लोगों के जो सवालात हैं उन सवालात का जवाब भी उन्हीं के ज़रिए से हासिल करने की कोशिश करेंगे। तो इस्तकबाल है सर आज का इनकलाब न्यूज़ चैनल पर। सर, सबसे पहले बताएं कि रियासत में MIM क्या मुतबादिल सियासी पार्टी का जो मुकाम है वो मुकाम हासिल करने में कामयाब हो सकती है? आपने आज आपके स्टूडियो में बुला के हमको जो बात करने का मौका दिया, पहले आपका शुक्रिया अदा करते हुए, कर्नाटक के अंदर 2013 से कर्नाटक के अंदर AIMIM पार्टी मौजूद में है। साथ साथ में पहली बार हमने बेंगलुरु में भी इलेक्शन लड़ा था, महानगर पालिका। उसके बाद बल्लारी में लड़ा। उसके बाद हमने हुबली और बेलगाम में इलेक्शन लड़ा और हुबली में 3 कारपोरेटर, 12 को लड़ाए हमने, लेकिन 3 कारपोरेटर वहाँ पे कामयाब हुए। एक हमारे नज़ीर उन्नाड़ साहब है और दूसरा एक नलतवाड़ जो लेडी कारपोरेटर है और एक कित्तूर लेडी कारपोरेटर। और उसके साथ ही बेलगाम के अंदर भी एक हमारे शाहिद खान पठान, हम 6 को लड़ाए लेकिन 1 में कामयाबी मिली। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने अपने जो भी मेहनत है, असद साहब, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो मेहनत है, ख़ास करके हमारे जो कारपोरेटर बनने वाले जितने भी हमारे जो कारकुन थे, आज उन्होंने कारपोरेटर की हैसियत से अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। सभी को लेके ये पार्टी आगे बढ़ रही है। और हमने 2023 के इलेक्शन में MLA की हैसियत से एक बीजापुर डिस्ट्रिक्ट बसवन भागीवाड़ी में हमारा कैंडिडेट था और एक कैंडिडेट हुबली के अंदर जो नॉर्थ है, जो रिजर्वेशन दलित बिजवाड़ जो कैंडिडेट था, और एक जमखंडी के कैंडिडेट को हमने सपोर्ट किया था। तो इसी तरह जो सियासी मैदान के अंदर हमने अपना कदम को जमाने के लिए दिन और रात हमारे कारकुन और हमारे ज़िम्मेदार मेहनत कर रहे हैं। और इंशाल्लाह आने वाले दिनों के अंदर अब कर्नाटक स्टेट के अंदर इलेक्शन और एक मैसूर और तुमकुर और शिवमोगा, ये तीनों अनाउंस हो चुके हैं। और तीनों जगह पे हमको बैरिस्टर असदुद्दीन साहब के एक हिदायत पर मैंने एज ए कर्नाटक के प्रेसिडेंट की हैसियत से यहाँ पे दौरा कर रहा हूँ कि ज़मीनी हालात जो हमारे वर्करों की मेहनत क्या है और हम कहाँ कहाँ से लड़ा सकते हैं और यहाँ की हालत क्या है, हम ये जायज़े के लिए मैं आया हूँ। सर, क्या जो JDS है, जो अब तक कांग्रेस के मुतबादिल के तौर पर मुसलमान इस्तेमाल कर रहे थे अल्टरनेट पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर, क्या इस मुकाम को हासिल करने के लिए आप लोग कोशिश कर रहे हैं? आपको मैं ये बताऊं कि 2018 के इलेक्शन के अंदर हमारी एक मंसूबे बनी कि इलेक्शन की एक पॉलिसी बनी कि हम सेकुलर पार्टी के साथ में हाथ जुड़ा के हम इलेक्शन लड़ेंगे। फिर हालात ऐसे बने कि हमने लड़ना तो कुछ, वो असद साहब बेहतर अच्छी तरह जानते हैं कि उस हालात को लेके कुछ ज़िम्मेदारों की एक ज़िम्मेदारी की हैसियत से हमने लड़वाया नहीं। और हमने तायद की कि JDS को, जब JDS को असद साहब ने खुद कैंपेन भी किया, 9 जगह उन्होंने कैंपेन किया और उनके अपने कैंपेन में बता रहे, खुद ओपन करके बेलगाम के एक कैंडिडेट के कैंपेन में बताए कि कुमार स्वामी वो किंग मेकर नहीं और किंग बनेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह उस ज़ुबान को अल्लाह ने कबूल किया और उसको कुमार स्वामी को कर्नाटक का CM बनाया। लेकिन हम उसके बाद में भी जब 2023 का इलेक्शन आया तो उस वक्त भी हमने कुमार स्वामी से और CM इब्राहिम साहब से भी हमने रब्ता कायम किया, लेकिन वो बात नहीं बनी कैंडिडेट के बंटवारे पर। फिर हम इंडिपेंडेंट 3 लोगों पर लड़े। लेकिन मैं आपको जहाँ तक मेरा तजुर्बा है मैं बताऊँ कि वो भले कांग्रेस हो या JDS हो या अदर कोई पार्टी हो, मुसलमानों के मुद्दों पर, दलितों के मुद्दों पर वो खुल के आके कोई काम नहीं करेगी। सिर्फ वोट तो लेंगे, फिर वादे भी करेंगे, लेकिन वादा खिलाफ़ी का उनका एक ब्लड में आ चुका है कि मजबूर है मुसलमान जो सियासी पार्टी को लेकर कि हम वोट देना है तो फिर कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं है। लेकिन अब मैं कहूँगा कि
अब हिंदुस्तान के लेवल पर, सिर्फ कर्नाटक ही नहीं, हिंदुस्तान के लेवल पर अब दलित और मुसलमान और बिछड़ा हुआ समाज, आदिवासी जो भी है, जो जुल्म हो रहा है, जो मजलूम, उसकी एक आवाज़ बनकर असदुद्दीन ओवैसी साहब अपने पार्लियामेंट में बता चुके हैं। इसी तरह हम अपने बातों को मनवाने के लिए, हम या मैदान में हो या अवाम पार्लियामेंट हो या असम्बली में हो, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब तेलंगाना में एक आवाज़ बनकर उन्होंने अपना काम को अंजाम दे रहे हैं। हम यही चाहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान के हर स्टेट के अंदर एक असदुद्दीन ओवैसी जैसा लीडर और अकबरुद्दीन ओवैसी जैसा लीडर हो, और बेबाक हो को अपने कौम और मिलत और मुस्लिम के लिए लड़ने वाला हो। यही असद साहब की भी ख्वाहिश है और अकबरुद्दीन ओवैसी की ख्वाहिश है। वही ख्वाहिश को लेके हम भी मैदान में हैं। इंशाल्लाह देर है दुरुस्त है, हम लड़ते रहेंगे और एक दिन इंशाल्लाह कामयाबी होगी। सर, अक्सर जो है एमआईएम को बीजेपी की बी टीम कहा जाता है। क्या वाकई में बीजेपी के साथ किसी तरह के राब्ते में है एमआईएम, या फिर ये जो इल्ज़ाम है वो किस हद तक सही है? मैं आपको शुरुआत में हमको बीजेपी की टीम कहने वालों पर थोड़ा बहुत नाराज़गी और गुस्सा होता था, लेकिन अल्लाह ने बीजेपी की बी टीम कौन है ये खुलेआम लोगों को बता रहा है। असद साहब ने खुल के कहा है कि अगर बीजेपी की बी टीम आप मेरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हो तो उसका हश्र के दिन वो गिरेबान जो कहने वालों का होगा। तो मैं आपको ये आपके ज़रिए से बताना चाहता हूँ कि ये बीजेपी की बी टीम कहने वाले एक कांग्रेस के शोकॉस लीडर, वो भी अपने ही मुसलमान हैं। अब पता नहीं है कि मुसलमानों का नुकसान क्या हो रहा है। जितने मुसलमानों ने एमपी बनाकर वोट डालकर पार्लियामेंट में भेजा, जब सीए एनआरसी का आया, नकाब का आया, 3 तलाक का मसले आए, ये अपनी कुर्सियों से गायब हो गए। बिल असद साहब ने फाड़ा, उसके लिए ख़िलाफ़ आवाज़ उन्होंने उठाई। उसके बावजूद भी बीजेपी के बी टीम कहते हैं कि कहने वाले तो बहुत है लेकिन समझदार भी भारत के देश के अंदर है। आज हकीकत सामने आ रही है, अल्लाह ने उनसे ज़ुबान से कह रहा है कि हमारा असदुद्दीन ओवैसी साहब एक ही कायद है जो मुसलमान का आज रहनुमा भी है, और मैं आवाज़ बनकर वो अपोजिशन का रोल पूरा वही निभा रहे हैं। पर अकेले हैं लेकिन 544 पर भारी है। एमआईएम सिर्फ मुसलमानों को कॉन्सेंट्रेट कर रही है और मुसलमानों को लेकर ही पॉलिटिक्स में एंट्री कर रही है। उसके जितने भी लीडर्स हैं सिर्फ मुसलमान हैं, ये भी एक इल्ज़ाम है। ये कहाँ तक दुरुस्त है? मैं अगर आपको बताऊं कि अगर हैदराबाद, अब तो तेलंगाना हो चुका है, उससे पहले जो आंध्रा था, आंध्रा के हैदराबाद का महापौर जो है दलित का, वो हमारे एमआईएम पार्टी से बना है पहली बार। आज भी कारपोरेटर के अंदर हमारे 3 कारपोरेटर अदर कम्युनिटी के, और साथ साथ जो हुबली का जो इलेक्शन था, जो रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूंसी थी, वहाँ पे बिजवाड़ जो दलित से बिलोंग करते हैं, हमने उनको टिकट दिया। जो जैन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं जमखंडी में, हम उनको सपोर्ट किया। अब बताओ कि हमने सिर्फ कायद हमारा मुसलमान है, लेकिन हम सबको लेके चलते हैं, दलित भी और आदिवासी भी, लिंगायत भी, जैन भी, सब लोग हमारे साथ में हैं। आपके मीडिया के ज़रिए एक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि सिर्फ मुसलमानों के लिए असद साहब, हाँ, मुसलमानों की आवाज़ बन के हैं वो, साथ साथ सब लोगों की भी आवाज़ है। जय भीम जय मीम के कॉन्सेप्ट पर आप लोग काम कर रहे हैं। जय भीम के लिए कहाँ तक आप लोगों का काम हुआ है? किन किन इश्यूज़ पर आपने काम किया है? जितने भी दलितों के ऊपर जो जुल्म हुए, हादसे हुए, आप भारत के इतिहास में जानते हैं कि कोई भी लीडर उनके घर तक जाके नहीं पहुंचा। जो आज हमारे कायद असदुद्दीन ओवैसी साहब उनके घर तक पहुंचे, उनके हालात को समझे और उनके बारे में रोड पे भी आ गए और असम्बली में भी आवाज़ उठाई। अब आप ही समझ सकते हैं कि सिर्फ मुसलमानों के लिए है कि हम सब लोगों के लिए है। मुसलमान एमआईएम से क्यों डर रहे हैं? एमआईएम को सपोर्ट करने के लिए क्यों डर रहे हैं, जबकि वो अक्सर एक प्लेटफॉर्म पर कहते हैं कि मुसलमानों की अपनी सियासी पार्टी हो, लेकिन जब बात एमआईएम की आती है तो वो बैकफुट में चले जाते हैं। इसकी वजह क्या है? एक वक्त था, जो आपका जो सवाल है, एक वक्त था, आज वो वक्त नहीं है। 10 साल का अरसा गुजर गया है। मैंने आपको क्लियर बताना चाहता हूँ, अब मुसलमान डर नहीं रहे।
मुसलमानों ने कुछ वक्त तक अपने सियासी पार्टी को, कांग्रेस को अपना लिया था, लेकिन अब कांग्रेस की चाल, कांग्रेस के वोट की एक वोट बैंक के सिस्टम से मुसलमान अब थक चुके हैं। मजबूरी थी वो कांग्रेस तक थे, अब ज़रूरी है जो एमआईएम को वोट भी देना चाहिए और एमआईएम के साथ में जुड़कर अपनी सियासी वजूद को बचाते हुए सत्ता में भागीदारी है, हुकूमत के अंदर भागीदारी है। जब तक हम हुकूमत में नहीं आएंगे, जब तक अपने मजलूमों का, अपने हक़ को हमने हासिल नहीं करेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर ने ये बहुत दूरअंदेशी से ये संविधान बनाया हुआ है और सबके लिए है, और हमने तो सबका हक़ दिलाने के लिए हमारी पार्टी तैयार है और हम इंशाअल्लाह मेहनत करेंगे और सत्ते में आने की पूरी कोशिश करेंगे। मौलाना महमूद मदनी ने गुज़िश्ता दिनों एक इंटरव्यू में असदुद्दीन साहब को लेकर बहुत सारे इल्ज़ामात आयद किए हैं कि वो तोड़ने की सियासत करते हैं, उनकी तकरीरें जो हैं मुतनाज़ हुआ करती हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आपकी पार्टी का क्या विज़न है इसके बारे में? मौलाना महमूद मदनी, इनके पूरे ख़ानदान के अगर इतिहास निकालेंगे, आज़ादी के वक्त और आज़ादी के पहले भी उन लोगों ने हमारे भारत को आज़ाद करने के लिए जो कुर्बानियाँ दी, उनकी जो लड़ाई लड़ी, हम उनकी कदर करते हैं और हम सराहते भी हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर उनके ख़ानदान के इतिहास को सामने रख के अगर मुसलमानों को, अगर कोई लीडर को बदनाम करते हैं तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक तो उन्होंने एक बहुत बड़ा इदारा उन्होंने चलाते हैं, कम से कम 2 करोड़ उनके मेंबर हैं, चाचा भतीजे के मिलाकर। आज अगर कोई बदनाम है तो हम तो सियासी लोगों के लिस्ट में हम आ जाते हैं, जो जमीयत उलमा हिंद के एक ज़िम्मेदार हैं और उलमा ही उन लोगों का जवाब दे रहे हैं सच्चाई जानकर। अल्लाह ने उनसे वो बात बुलवाना नहीं था, लेकिन निकल गई वो, दिल की बात ज़ुबान पे आ गई। अल्लाह उनको हिदायत भी दे और संभले तो बेहतर है, नहीं तो फिर हर कारकुन उनके बारे में बोलना पड़ेगा तो फिर हमको ही तकलीफ़ होगी। वोट भी हमारे और दाद भी हमारे। सर, आखिरी सवाल, एमआईएम को आप रियासत में मजबूत करना चाह रहे हैं, इस सिलसिले में लोग क्यों आपकी पार्टी के साथ जुड़े और आपकी पार्टी में जुड़ने के बाद उन्हें क्या फ़ायदा मिलेगा, इसके बारे में बताएं। 2023 के इलेक्शन के अंदर कांग्रेस को 88% वोट देने के बाद मुसलमानों को जो उम्मीद से वोट दिए थे, आज मुसलमानों को क्या मिला? 4% जो हमारा जो रिजर्वेशन था, आज भी उसका कोई खुलासा नहीं है। बोले वो हमने जैसा ही चुन के आएंगे, हमारी पहले कैबिनेट में ही इसको हम पास करेंगे, ये उनका मैनिफेस्टो था। उसके बाद जितने भी जो हिजाब का मामला हो, जो फ़िरका परस्त ताकतें संगठनें हो, उसको बैन करने के बाद बहुत बड़े बड़े वादे मुसलमानों के लिए जो इन्होंने किया और मुसलमानों ने इनके ऊपर भरोसा किया। 2023 के इलेक्शन के बोलकर नहीं है, 70 साल से मुसलमानों ने कांग्रेस के ऊपर भरोसा किया है। मैं भी कांग्रेस का उस ज़माने का बहुत बड़ा सिपाही हो के हम काम किए हैं। बेलगाम जैसे एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर समिति को, जहाँ पे हम मेहनत किए हैं, आज वहाँ पे 5 बार एमएलए हुआ है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मुसलमानों को सियासी वजूद कांग्रेस में नहीं मिलने वाला है, ये समझ चुके हैं। अब आना ज़रूरी है उन लोगों के लिए, मजबूरी थी, अल्टरनेटिव नहीं था उस वक्त भी, हमको भी, लेकिन आज ज़रूरी है। हमारा मुस्तकबिल का फ़ैसले दूसरे नहीं करेंगे, हम खुद कर लेंगे। शिमोगा, तुमकुर और मैसूर में कॉरपोरेशन इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो क्या एमआईएम इंडिपेंडेंट इलेक्शन के लिए उतरेगी या फिर किसी के साथ अलायंस करने के बारे में सोचेगी? अब तक तो कोई हमारे सामने अलायंस की कोई बात नहीं आई है। बैरिस्टर असदुद्दीन साहब की हिदायत पर मैंने यहाँ पे ग्राउंड रियलिटी चेक करने के लिए आया, जहाँ पे हमारे 35 वार्ड है यहाँ पे, उसके अंदर लगभग 8 वार्ड जो है आज मुसलमानों की क़ियादत पर है। मैं ये चाहता हूँ कि हमारे, भले वो कांग्रेसी जीतते आए हैं, अपने वार्ड में काम कर रहे भी होंगे, लेकिन मैं दावे के साथ में कहता हूँ कि वो कम्युनिटी का काम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? कि उनको एक फरमान जारी होता है जो व्हिप बोलते हैं, जो जिस बात के ऊपर हमको बोलना चाहिए, उस बात के ऊपर हमको लड़ना चाहिए हमारे हक़ के लिए, लेकिन कांग्रेस में रोकर वो काम नहीं कर सकते।
ये जो भी कारपोरेटर चुन के आएगा वो जो बेसिक सुविधाएं हैं, जो रोड गटर पानी वो क्लीनिंग वो तो होते रहेगा, भले कौन सा भी कारपोरेटर चुन के आने दो वो तो करेगा ही। लेकिन हालात के साथ साथ में मुसलमानों के कुछ मसले आते हैं जो सरकारी लेवल के ऊपर उसको हल करने का मोमेंट आता है, तो उसके लिए अपनी जो पब्लिक दी हुई ताकत को इस्तेमाल करते हुए अपने मसलों को हल करने का जब वक्त आता है तो वो बोल नहीं पाते। तो इसीलिए आज हमने अगर कोई हमारे साथ में मिल के लड़ना चाहता है तो फिर हमने उस दावत के लिए हम सोचकर असद साहब के नज़र में रखेंगे, फिर फैसला असद साहब ज़रूर ले लेंगे कि हम खुद चाहते हैं कि ताकत बनाना है तो आज की हालत के ऊपर जो बेहतर जो हम लोगों को सर्विस दे सके कम्युनिटी को लेकर और अपने मसलाई को लेकर, तो हम इंशाल्लाह दिल खुलूसी के साथ में हम काम करने के लिए तैयार हैं। लतीफ़ पठान साहब जिन्होंने बताया कि जो मुल्क के हालात हैं उन हालात के मद्देनज़र MIM तमाम मज़ाहिब और तमाम ज़ातों के लोगों को लेकर आगे बढ़ रही है, और इनका ये भी कहना है कि आने वाले कॉरपोरेशन इलेक्शन में जो मैसूर, टुमकुर और शिमोगा में होने जा रहे हैं उस वक्त अलायंस के सिलसिले में अभी कोई फ़ैसला नहीं लिया गया है, आने वाले दिनों में इस ताल्लुक़ से बात की जाएगी। कैमरा पर्सन सुफियान के साथ मुदस्सिर अहमद, इनकलाब न्यूज़, शिमोगा।